एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्या एंड आज हम पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत बुक का चैप्टर नंबर 14 सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस के बारे में। ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको इसका जो पहले वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 फेडरल सिस्टम, वो पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो कैसा है, फेडरल है स्ट्रक्चर में। हमने फेडरल फीचर्स को अडॉप्ट किया है। तो फेडरल फीचर्स में क्या होता है, पावर का डिवीज़न होता है। ठीक है, अब कौन कौन सी पावर होगी, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और फाइनेंशियल पावर। किन के बीच में डिवीज़न होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। अब हमारे यहाँ क्या है, जो जुडिशियल सिस्टम है, ठीक है, वो उसका डिवीज़न नहीं है। ठीक है, वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और जितने भी लॉ बनाए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, उन दोनों पे अपना डिसीजन लेता है। तो जुडिशियल सिस्टम कैसा है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। सेंटर एंड स्टेट आर सुप्रीम इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी फील्ड में सुप्रीम है। ठीक है, द सेंटर स्टेट रिलेशन कैन बी स्टडीड अंडर 3 हेड्स। अब हम सेंटर और स्टेट के रिलेशन को 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट है लेजिस्लेटिव रिलेशन, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में। सेकंड है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और थर्ड है फाइनेंशियल रिलेशन। देखो, जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है, अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल नंबर 245 से लेकर 255 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सब डील करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में। अब ये आर्टिकल आते हैं पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एज वी नो, इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव टोटल 25 पार्ट्स। तो और पार्ट 12 किससे डील करता है, लेजिस्लेटिव रिलेशन से डील करता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। अब इसके भी 4 एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, सेंटर और स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन के। पहला है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। तीसरा है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड एंड एट लास्ट सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। अब हम इन चारों पॉइंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन। टेरिटोरियल से क्या मतलब है, मतलब इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं, वो सब आ जाएंगे। और यूनियन टेरिटरीज, कितनी यूनियन टेरिटरीज है हमारे पास, टोटल 8 हैं। ठीक है, वो प्लस और प्लस में ऐसी फॉरेन टेरिटरीज जो कि इंडिया ने ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, उन सबको लेके जो मतलब उनको लेके जितने भी लॉज होंगे, ठीक है, वो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी। पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब पार्लियामेंट के पास ये राइट है। पार्लियामेंट में क्या है, मतलब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, जो लोकसभा में जो मिनिस्टर्स हैं, उनके पास ये राइट है कि वो कोई भी लॉ बना सकते हैं। ठीक है, वेल फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। सेकेंड, आ स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इट्स स्टेट। वहीं पे बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, तो उनके पास ये राइट है कि वो सिर्फ अपने स्टेट को लेके, ठीक है, उसमें उस स्टेट को लेके कोई भी लॉ बना सकते हैं। सपोज करो लाइक अभी एमपी के चीफ मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान जी हैं। ठीक है, तो वो जो भी लॉ बनाएंगे, वो लॉ सिर्फ क्या होगा, सिर्फ एमपी के जो सिटीजन हैं, मतलब जो लोग एमपी में रहते हैं, सिर्फ उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जो लोग आप जो लॉ एमपी की गवर्नमेंट बनाएगी, वो लॉ महाराष्ट्र की गवर्नमेंट हो गई या तमिलनाडु की गवर्नमेंट के सिटीजन्स हो गए, ठीक है, ये उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हर स्टेट का अपना एक खुद की गवर्नमेंट होती है और वो अपने स्टेट के वेलफेयर के लिए कोई भी लॉ या पॉलिसीज लेके आते हैं। थर्ड पॉइंट है द पार्लियामेंट अलोन कैन मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन, दस लॉ ऑफ द पार्लियामेंट आर आल्सो एप्लीकेबल टू द इंडियन सिटीजन्स एंड देयर प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, अब जो हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है, वो लॉ बना सकती है जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को लेके, या तो अगर उनकी किसी भी, भले वो किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्यों ना हो। एंड एक और चीज़ है यहाँ पे,
पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाएगी वो इंडिया के जितने भी सिटीजन्स होंगे, फिर चाहे वो फॉरेन में ही क्यों ना रहते हों, मतलब होता है ना कुछ लोग जॉब के लिए फॉरेन चले जाते हैं, ठीक है, ये सारे लॉ सबके लिए एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। अब क्या है, हमने पावर का डिवीजन कर दिया है, तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब 3 लिस्ट बनाई है। लिस्ट 1 जिसे हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 में आती है स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 है कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। ठीक है, हमारा जो 7th शेड्यूल है, टोटल वी हैव 12 शेड्यूल, उसमें से जो 7th शेड्यूल है वो बात करता है इन्हीं डिवीजन ऑफ पावर को लेके। तो यूनियन लिस्ट में क्या था, तो स्टार्टिंग में 97 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन बाद में अभी कितने सब्जेक्ट हैं, मतलब एट प्रेजेंट वी हैव 100 सब्जेक्ट्स। अब 100 सब्जेक्ट्स में जैसे हो गया डिफेंस को लेके कोई भी पॉलिसी बनानी हो, या करेंसी को लेके, ठीक है, फॉरेन अफेयर्स को लेके, तो इन सब को लेके कोई भी लॉ बनाना हो तो ये सब कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी, वो गवर्नमेंट जो अभी यूनियन में है। वही बात करें स्टेट लिस्ट को लेके, तो स्टार्टिंग में मतलब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे 66 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास 61 सब्जेक्ट्स बचे हैं। अब इन सब्जेक्ट्स को लेके जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट होगी, ठीक है, वो डील करेगी, लाइक एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, तो मार्केट्स को लेके, थिएटर्स को लेके, तो इन सब को लेके जितने भी लॉज बनाने होंगे वो उन सब पे किसका राइट होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेजिस्लेचर का राइट है कि वो उस पर कोई भी लॉ बना सकती है। अब बात करते हैं कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। तो कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में स्टार्टिंग में 47 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, स्टेट लिस्ट में देखो आप देखे होंगे 66 सब्जेक्ट्स थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, रिड्यूस हो गए। तो इसमें से जो बाकी के 5 सब्जेक्ट्स थे वो बाद में कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में ऐड कर दिए गए थे, ठीक है। वो 5 सब्जेक्ट्स हैं, लाइक पहला है एजुकेशन, वो आता है कॉन्करेंट लिस्ट में, दूसरा है फॉरेस्ट, तीसरा है वेट्स एंड मेजर्स, और फोर्थ है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एंड लास्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। तो ये कुछ ऐसे 5 सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट लिस्ट से हटा के कहाँ पे ऐड कर दिए गए थे, कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। अब कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और यूनियन गवर्नमेंट भी अपना लॉ बना सकती है। तो ये तो बात हो गई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स की। अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, मतलब पार्लियामेंट के पास कुछ राइट्स हैं कि वो स्टेट फील्ड में, मतलब स्टेट लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें कुछ सब्जेक्ट्स में अपना लॉ बना सकती है। पहला है कि पहली कंडीशन तब होगी जब राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करेगी, ठीक है। दूसरी है ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, जब हमें कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगती है तब। थर्ड है व्हेन स्टेट मेक अ रिक्वेस्ट, जब स्टेट्स गवर्नमेंट खुद रिक्वेस्ट करेगी कि पार्लियामेंट से कि आप इस मैटर में कोई लॉ बनाइए। फोर्थ है टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल इंटरेस्ट, एंड लास्ट है ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, जब किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है तब। तो बात करते हैं व्हेन राज्यसभा पासेस अ रेजोल्यूशन। तो इसमें क्या होता है, देखो राज्यसभा में क्या होते हैं, हर स्टेट का जो मतलब हर स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में जाते हैं, ठीक है। अब हाँ, ये डिपेंड करता है कि उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है। जिस स्टेट की जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उस स्टेट से उतने ज़्यादा मेंबर राज्यसभा में होंगे। लाइक उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अभी एट प्रेजेंट में, तो वहाँ से क्या है टोटल 31 मेंबर राज्यसभा में हैं। वहीं बात करें सिक्किम की, तो वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहाँ से सिर्फ एक ही मेंबर राज्यसभा में पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, जब इसमें क्या होता है, जो पार्लियामेंट में जब ये लॉ बनाया जाता है, ठीक है, तो मेंबर्स का 2/3 मेंबर्स का प्रेजेंट होना और उनका वोट करना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि अगर वो 2/3 मेंबर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और वोट करेंगे उसके बाद ही कोई लॉ बनेगा। और ये जो रेजोल्यूशन रहेगा वो सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। और इस रेजोल्यूशन को कितने भी नंबर ऑफ टाइम में हम क्या कर सकते हैं, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन 1 साल के बाद क्या होगा, ये रेजोल्यूशन फिर खत्म हो जाएगा।
दूसरा पॉइंट है ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो जब भी पार्लियामेंट एक्वायर कर लेती है पूरी पावर को, लेजिस्लेट करती है विथ रिस्पेक्ट टू मैटर इन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है, जब भी मतलब किसी भी कंट्री में, मतलब हमारे यहाँ जब भी नेशनल इमरजेंसी लगी है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, जितने भी स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, तो उनका ऊपर कोई भी लॉ बनाना है तो वो सब किसके हाथ में चला जाता है, यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता है। ठीक है, लेकिन तभी तक, और फिर वो चाहे तो उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को वो बात माननी पड़ेगी। और अगर इमरजेंसी 1 साल के बाद हट गई सपोज करो, तो वो लॉ सिर्फ 6 मंथ्स तक रहेगा, उसके बाद वो लॉ हट जाता है। थर्ड पॉइंट है व्हेन स्टेट्स मेक अ रिक्वेस्ट, जब कोई स्टेट मिलकर रिक्वेस्ट करती है पार्लियामेंट से कि आप इस पर्टिकुलर मैटर सब्जेक्ट में लॉ बनाइए, तब पार्लियामेंट क्या करती है, उसमें कोई भी लॉ बनाती है। लेकिन बाद में अगर उसमें कोई चेंज करना हो तो ये राइट किसके पास रहेगा, पार्लियामेंट के पास ही ये राइट रहेगा कि वो उस सब्जेक्ट में लेके कोई भी चेंजेस कर सकती है। ये राइट स्टेट गवर्नमेंट के पास फिर नहीं रहेगा। फोर्थ है टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल इंटरेस्ट। तो पार्लियामेंट क्या होती है, कैन मेक लॉ ऑन एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट और कन्वेंशन, जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं स्टेट्स को लेके, ट्रीटीज को लेके। ठीक है, तो उसमें पार्लियामेंट क्या होती है, लॉ बनाती है। जैसे कि अभी हम एग्जांपल लें तो जेनेवा कन्वेंशन एक्ट हुआ था 1960 में, या एंटी हाईजैकिंग एक्ट हुआ था 1982 में। ठीक है, एंड लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट एंड ट्रिप्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, पार्लियामेंट ने अपने लॉ बनाए थे विथ इंटरनेशनल इंटरेस्ट। लास्ट है ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, जब भी प्रेसिडेंट्स रूल लगता है, ठीक है, तब क्या होता है, जब भी प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है किसी भी स्टेट में, तो पार्लियामेंट के पास पूरी पावर आ जाती है कि वो लॉ बनाए विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में जितने भी मैटर दिए हैं, ठीक है, उनमें पार्लियामेंट का राइट हो जाता है, वो उसके पास पूरा पावर आ जाती है कि वो उसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें स्टेट व्हेन स्टेट मेक अ रिक्वेस्ट, जब तो बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास आते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हो गया प्राइस कंपटीशन एक्ट 1955 का, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एंड अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1976 का, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994। ये ऐसे कुछ एक्ट्स थे जो कि पार्लियामेंट ने बनाए थे जब स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की थी। अब लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, विच इज सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। अब क्या होता है, पूरी की पूरी जो सेंटर गवर्नमेंट होती है वो जब कंट्रोल करती है स्टेट में कोई भी लेजिस्लेशन, कोई भी जब बिल पास होता है, ठीक है, देखो हर स्टेट में गवर्नर होता है जो कि हेड ऑफ द स्टेट होता है, उसके पास ये पावर होती है कि वो रिजर्व कर सकता है, मतलब कोई भी बिल जो पास हुआ है स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है, वो उस बिल को अपने पास रिजर्व करके रख सकता है फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ताकि वो प्रेसिडेंट जो उस कंट्री के जो प्रेसिडेंट हो गए उनसे कंसिडर, मतलब उनसे उनकी राय ले सके। एंड इस टाइम पे क्या होता है, प्रेसिडेंट इंजॉय करता है एब्सोल्यूट वीटो को। ठीक है, तो मतलब इससे क्या पता चलता है कि जो सेंटर यहाँ पे क्या हो गया, सुप्रीम हो गया। दूसरा पॉइंट है बिल ऑन सर्टेन मैटर्स enumerated in the state list can be introduced in the state legislature only with the previous sanction by the of the president। मतलब जब तक प्रेसिडेंट ने उस बिल पे सैंक्शन नहीं दिया होगा, ठीक है, उसके बाद ही वो बिल स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इससे क्या मतलब हो गया, पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। द प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द स्टेट्स to reserve money bill and other financial bill passed by the state legislature for his consideration during a financial emergency। जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी तो प्रेसिडेंट के पास राइट होगा कि वो स्टेट को बोले कि वो मनी बिल या कोई भी फाइनेंशियल बिल है उसको रिजर्व करके रखें। ठीक है, वैसे अभी तक इंडिया में एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। तो ये तो बात हो गई लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेशन की, सॉरी लेजिस्लेटिव के बारे में, ये रिलेशन हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की। सो थैंक यू, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस।